नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और यूपी तक का कार्यक्रम मुद्दे की बात, जिसमें रोज शाम 7 बजे चर्चा होती है उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर। और राजनीति में आज मायावती के ट्वीट पर चर्चा हो रही है। दरअसल मायावती ने अखिलेश यादव को लेकर हमला बोला है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार शूद्र पॉलिटिक्स, यानी हम कहें दलित, ओबीसी, अंबेडकरवादी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको लेकर मायावती की ट्वीट में एक तिलमिलाहट नजर आ रही है, एक झल्लाहट नजर आ रही है। वो याद दिला रही है गेस्ट हाउस कांड का। अगर हम आपको बताएं कि मायावती ने क्या कहा है, वो हम आपको बताते हैं ट्वीट के जरिए कि उन्होंने क्या लिखा है अखिलेश यादव को लेकर। उन्होंने लिखा है, 4 ट्वीट किए हैं उन्होंने। पहले ट्वीट में लिखा कि देश में कमजोर व उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस व मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं, बल्कि भारतीय संविधान, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनको शूद्र नहीं बल्कि SC, ST व OBC की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे तथा न ही संविधान की अवहेलना करे। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलित, आदिवासियों व OBC समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी तथा इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की अपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा व समाजवादी पार्टी किसी से कम नहीं। और इसके बाद उन्होंने 2 और ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सपा को याद दिलाया गेस्ट हाउस कांड का। उन्होंने लिखा, साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून 1995 की घटना को याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए, जब CM बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। वैसे ये जग जाहिर है कि देश में SC, ST, OBC, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के सम्मान एवं स्वाभिमान की कद्र BSP में हमेशा निहित व सुरक्षित है, जबकि पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ के खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ज्यादा करती रही हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मायावती कहती हैं, जो उनका एक लहजा है, सरकारी लहजा कहा जाए या पुरानी हिंदी का लहजा कहा जाए, उसके जरिए उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से 1995 के गेस्ट हाउस कांड में उनकी, यानी कि जब वो दलित बेटी CM बनने जा रही थी, तब उन्हें रोका गया। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। वो हरदोई में गए थे, उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनवाते हैं। ये मेरे पत्रकार साथी, बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है, कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहाँ तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन, ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहाँ भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? तो अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया वो आपने सुना। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी खुद कुछ कह नहीं पाती तो कुछ दलों को आगे कर देती है। और उन्होंने बात संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि मायावती की जो लाइन थी उसे उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया और ये बताने की कोशिश की कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की राजनीति करते हैं और साथ ही साथ मायावती को इशारों में बीजेपी के लिए काम करने वाला है, बताने की कोशिश की। हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कबूल अहमद, जो आजतक.in के सीनियर कंटेंट एडिटर हैं, जो आपको लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में लिखते और समझाते रहते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ नावेद सिको जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत गहराइयों से समझते हैं। और साथ ही हमारे अपने अमीश जी भी हैं, जो आपको लगातार 7 बजे के शो में दिखते हैं और जो यूपी तक की वेबसाइट है यूपीतक.in उसको हेड करते हैं। सबसे पहले हम कबूल जी से सवाल लेंगे। कबूल जी, क्या लगता है ये तिलमिलाहट क्यों है मायावती को? क्योंकि अभी तक वो कुछ बोल नहीं रही थी इस मुद्दे पर और उन्होंने सीधे गेस्ट हाउस कांड का याद दिलाया है। वो कुछ कर तो नहीं रही है इस मुद्दे पर, लेकिन जिस तरीके से सपा पर हमलावर है, इससे आपको क्या लगता है कि मायावती को फायदा होगा या नुकसान होगा? जो बसपा की सियासी पिच थी, उस पिच पर आज बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी खेल रही है। समाजवादी पार्टी उस पिच पे खेल ही नहीं रही है, बल्कि पूरे बसपा के और काशीराम के जो एजेंडे था उस पे काम कर रही है, उस पे वो आगे बढ़ रही है। और वही चीज जो है मायावती को बेचैन कर रहा है। और मायावती की बेचैनी का सबब सिर्फ यही है कि क्योंकि जो राजनीति बहुजन समाज पार्टी करती रही है लंबे समय तक,
आज मायावती जरूर बात कह रही हैं कि मनुस्मृति की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर हम आपको बताएं रजत भाई, तो मैंने मायावती के भाषण में ही मनुस्मृति के बारे में सुना है। वो जिस तरह से ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ दलितों को एकजुट करने के लिए, उनके अंदर राजनीतिक चेतना जगाने के लिए वो बार बार मनुस्मृति का जिक्र किया करती थी। और मनुस्मृति में जो दलितों को खासतौर से अनुसूचित जाति के और पिछड़ी जाति के जो उसकी जो मतलब शोषण की जो स्रोत है, उसको मनुस्मृति कहा माना भी जाता है। और उस स्रोत को अगर आप देखें तो उसी का जिक्र मायावती करती थी, उसी को आधार बना के उन तमाम चीजों का जिक्र करती थी कि अगर कोई एक दलित या ओबीसी का बच्चा अगर कोई किताब पढ़े, तो वो शिक्षा लेता है, तो उसके कान में जो है तेल जो खौला के डाल देना चाहिए। इस तरह की बातें मायावती अपने भाषणों में क्या करती थी। क्या उस वक्त मायावती को आज जो बातें कह रही हैं वो नहीं याद थी? दूसरी चीज मायावती लगातार ये बात कहना चाह रही थी कि अनुसूचित जाति का प्रयोग करना चाहिए, शूद्र का शब्द का नहीं। लेकिन अगर आप देखें तो अंबेडकर से लेके काशीराम तक की जो राजनीति है या सामाजिक न्याय की जो भी राजनीति रही है, वो सामाजिक न्याय की राजनीति इसी के इर्द गिर्द बिनी गई थी। वर्ण व्यवस्था के ही खिलाफ एक माहौल दलित पिछड़ों के बीच में बनाने का, खासतौर से ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ तैयार करने का जो था, यही मायावती की पार्टी में नारा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार, अब उससे आगे मतलब नहीं है। इस तरह की बातें मायावती कह के एक राजनीतिक आधार तैयार है। लेकिन मायावती को आज ये बात लग रहा है, आज मायावती संविधान की दुहाई दे रही हैं, ये बात कह रही हैं कि रामचरितमानस और मनुस्मृति कोई हमारा ग्रंथ नहीं है, ये जो ग्रंथ है हमारे लिए संविधान है। निश्चित तौर पे लोग आजादी के बाद हम अगर देखें तो खासतौर से अंग्रेजों के आने के बाद जो चीजें, जो खासतौर से व्यवस्थाएं थी, जो वर्ण व्यवस्था आधारित व्यवस्थाएं थी, वो टूटी हैं, बिखरी हैं। फिर लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के बाद मंडल कमीशन, आरक्षण, तमाम चीजें ऐसी आई जिससे धीरे धीरे चीजें, वो कॉन्सेप्ट जो था सूद का टूटा है। तमाम चीजें हुई हैं, समाज में जागरूकता आई है, समाज में एक तरह के विकास आया है, इस देश में छुआछूत की समस्या खत्म हुई है। आप समझिए कि बहुत सारी चीजें बदली हैं, यही बात है। और लेकिन मायावती ने जब राजनीति की तो इसी राजनीति के सहारे, जिस चीज को आज वो ढाल बना रही है, इसी के जरिए की है। लेकिन आज उसी जब समाजवादी पार्टी कर रही है तो मायावती को बेचैनी हो रही है, क्योंकि मायावती जब गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं, तो क्या मायावती 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, गठबंधन करने के बाद चुनाव लड़ी, चुनाव लड़ने के बाद मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो गेस्ट हाउस कांड के आरोप लगे थे, उस मुकदमे को से हटा लेना है, तो ये सब उस वक्त मायावती को नहीं लगा था। तो ये बातें साफ जाहिर होती हैं कि मायावती आज फिर उस चीज को, दरअसल मायावती गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर जो बहुजन समाजवादी पार्टी दलित राजनीति करना चाहती है या दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, सूद पॉलिटिक्स जरिए, अंबेडकर वादी विचारधारा के जरिए, इस तरह की राजनीति जो काशीराम की प्रयोगशाला से निकले हुए नेता, उनके जरिए जो कोशिश कर रही है, मायावती गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाकर उस राजनीति की हवा निकालना चाहती हैं कि जो उनके पीछ पे समाजवादी पार्टी आई है, उस समाजवादी पार्टी को वो दलित विरोधी करार देना चाहती हैं, और ताकि जो दलित वोट लगातार, चाहे आप देखें मैनपुरी में, खतौली में जो बसपा का कोर वोट बैंक रहा, वो छिटक के वो गठबंधन के पक्ष में जा रहा है, सपा एलडी के। तो मुझे लगता है यही वजह है। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक और कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी है और समर पॉलिटिक्स के खिलाफ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 85-15 वाला जो कॉन्सेप्ट है उस तरफ बढ़ रही, 85 की तरफ। तो यही वजह है कि मायावती की जो है ये बेचैनी है, और मायावती समाजवादी पार्टी के जो माहौल है उसकी हवा निकालना चाहती हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने ये बात कह के, अखिलेश यादव भी मायावती को, जो बातें अखिलेश यादव ने कही है, वो ये बात कह के मायावती को एक बार फिर से साबित करना चाहते हैं कि मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिसको वो जो नैरेटिव उन्होंने 2022 के चुनाव में गढ़ा था बीजेपी बसपा के खिलाफ, वही चीज गढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि जिस चीज पे मायावती को खेलना चाहिए, मायावती खुद वो मौका दे रही है। निश्चित तौर पे जो सपा की राजनीति थी वो बीजेपी को काउंटर करने वाली राजनीति थी, लेकिन मायावती के वोट को खिसकने का डर सता रहा था मायावती को, तो मायावती आती है। बीजेपी इस मामले में साइलेंट मोड में धीरे धीरे जा रही है, तो मायावती उसको आ रही है, लेकिन वो मायावती जो आ रही हैं और उसको अखिलेश यादव ने एक तरह से बीजेपी के ढाल बताया कि ढाल जब बीजेपी सामना नहीं कर पाती तो मुझे लगता है वो जो नैरेटिव है बीजेपी की बी टीम का,
वो अखिलेश यादव फिर एक बार मायावती की तरफ बढ़े हैं, ताकि जो उनके साथ सिंपैथी है वो बनी रहे दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक की, और मायावती के साथ जो बचा कुचा वोट भी है उसमें भी वो इस राजनीति के जरिए सेंध लगा सके। बिल्कुल। कबूल जी, एक सवाल मैं आपसे और क्योंकि लूंगा। चूंकि ये बात मायावती की हो रही, मायावती ने अपनी राजनीति को पिछले चुनाव से बदला है। वो एमडी यानी कि मुस्लिम प्लस दलित की बात कर रही हैं। अखिलेश यादव लगातार मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो अब नेताओं को तो आगे कर रहे हैं, वो मिलने तो जा रहे हैं, कभी इरफान सोलंकी से मिलने चले जाते हैं, वो तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन वो फ्रंट फुट पर नहीं खेल रहे। जिस तरीके से मायावती ये कह रही कि अब मैं मुसलमानों को साधूंगी, वो धीरे से दलित की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर मायावती इस ट्रैक पर आती हैं तो मुसलमानों वाले ट्रैक से भटक जाएंगी और इसका फायदा भी अखिलेश यादव को हो सकता है, यानी कि जो मायावती का एमडी है उसमें से डी खिसक सकता है? इस बात की कितनी संभावना आपको नजर आती है अभी फिलहाल? दो बातें आपने कही है। एक तो ये की है कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उस पे अखिलेश यादव की खामोशी और मायावती का आक्रामक रूप, दोनों की राजनीति का जो तरीका है वो निश्चित तौर पे अलग अलग है। मायावती जिस तरह से मुस्लिम दलित तमाम चीजों पे खेल सकती हैं खुलकर, वो अखिलेश यादव नहीं खेल सकते। अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि हम अगर माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पे अपने लौटे तो जो खासतौर से 2000 लगातार 2012 के बाद से उन्हें जो 2014, 17, 19 में जो हार मिली है और 22 में, वो ही चीज है। क्योंकि जैसे ही मुस्लिम समाजवादी पार्टी की तरफ एक साथ जुड़ता है तो वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी कम्युनिटी को ध्रुवीकरण का एक मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। समाजवादी पार्टी इस बात को बाखूबी जान रही है और समाजवादी पार्टी ये भी समझ रही है कि माइनॉरिटी वोट की एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो एंटी बीजेपी माइंडसेट का वोटर है, वो एंटी बीजेपी। अगर हम राजनीति में विपक्ष की भूमिका के तौर पे मजबूत रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाने वाले नहीं हैं। आखिरकार ये हमारे साथ ही खड़े नजर आएंगे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पे हम, मायावती 2022 के चुनाव के बाद जिस तरह से मुसलमानों का बड़ा तबका और आप तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट जो मुसलमानों ने जो है खासतौर समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया था 83% या 87% के आसपास में, वो चीज दरअसल मायावती जान नहीं है कि हम अकेले केवल दलित पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश में अपनी प्रसन्नता को नहीं बना रह सकते। अगर हमें उत्तर प्रदेश की सियासत में आगे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होना है, तो हमें को कम से कम माइनॉरिटी एक ऐसा वोट है जिसको हम ला सकते हैं। इसीलिए वो दलित मुस्लिम की पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, मुसलमानों को वो एक संदेश देना चाहती हैं कि आप आइए। लेकिन मुसलमान भी ये देख रहा है और कि क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि जो उनका भी अपना दलित वोट रहा है उसमें से एक बड़ा तबका जो है आज उनसे छिटक गया है, वो सपा और भारतीय जनता पार्टी दूसरी दलों में चला गया है। मायावती के पास जो वोट रहा है वो घट के करीब 13% के आसपास आ गया है। 13 और मुस्लिम अगर मिला देते हैं हम पूरा मुसलमान भी तो करीब जाके 33% के आसपास होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसलमानों का वोट ये माना जाए कि मायावती के साथ एक मुश्त चला जाएगा तो वो भी नहीं, क्योंकि मैंने 2007 में जब मायावती पूर्ण बहुमत के साथ आई थी तब भी मुसलमानों का महज 35% के आसपास, 30 से 35% के आसपास जो वोट है मुसलमानों का वो बसपा को मिला था और करीब 50% के आसपास मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। 15% वोट मुसलमानों का कांग्रेस को मिला था। अगर वो आपको नतीजे देखें उस चुनाव के तो आपको ऐसे दिखेंगे। तो यानी जब बसपा अपने सियासी उरूज पे थी तब भी मुसलमानों ने बसपा के साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई। उसके पीछे कई रीजन है। मायावती का जो एक राजनीति है उसको लेके मायावती जो है बात तो करती है दलित मुस्लिम प्रयोग बनाने की समीकरण की, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में खाली जबानी बात नहीं है, उसे जमीन पे काम करने की जरूरत है। और दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स अब मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कागज के तौर पे तो जो है 20 और 20 मिला के 40 होती है, लेकिन जमीन पे जो दलितों के साथ व्यवहार अपर क्लास हिंदू का रहा है वही व्यवहार जो है मुसलमानों का भी रहा है। तो मुसलमान भी दलितों के साथ उस तरह से सामंजस्य नहीं बना पाता है जैसे हिंदू के साथ उनके कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते हैं। वो हालांकि हिंदुत्व के साथ तो आज हिंदुत्व की छत्र छाया में खड़ा है, लेकिन मुसलमानों का भी आप देखेंगे तो मुसलमानों का व्यवहार भी जो अपर क्लास के ठाकुर ब्राह्मण की तरह ही मुसलमानों का है। यहाँ तक कि हम मुसलमानों की ओबीसी क्लास को भी देखें वो भी दलितों के साथ इसी तरह का एटीट्यूड अपनाते हैं। तो एक बात तो यह है कि दोनों की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी दलित मुस्लिम समीकरण में बनाने में बाधाएं। एक दूसरी चीज यह है कि मायावती कोशिश कर रही, मायावती की कोशिश 2012 में भी चुनाव में की थी,
यही चीज 2022 में भी की थी, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में ये सफल नहीं हो पाया है। और ये कहीं भी, ये चुनाव में थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये होता नहीं। एक दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी वो समझ रही है कि मुसलमान एक सियासी, उनका परंपरागत वोट है, और जब भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की सियासत में सीधी लड़ाई है, ऐसे में मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं है। हम मुसलमान और यादव के बजाय हमें अगर दूसरे वोट पे से कोशिश करें, और चुनाव में अगर हम फाइट में रहते हैं, तो मुसलमान कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। अखिलेश यादव इसी बात को, मुसलमानों की इसी सियासी मजबूरी को समझते हुए वो मुसलमानों के पिच पर और खुलकर नहीं खेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का मौका नहीं दे रहे हैं। वो अपनी राजनीति में बसपा को, जो भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे पे ला रहे हैं, और वो दलित कास्ट पॉलिटिक्स के जरिए, जो मंडल को कमंडल के जरिए, जो मतलब कमंडल की पॉलिटिक्स को मंडल के जरिए ध्वस्त किया था मुलायम सिंह और काशीराम ने, मुझे लगता है उसी फार्मूले पे अखिलेश यादव पढ़ रहे हैं। और अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना है, किस वोट को छूना है, किस पे मुद्दे बोलना है। तो वो पूरी सियासी विसात किसी धार्मिक पिच पे नहीं खेलना चाहते हैं, वो कास्ट पिच पे खेलना चाहते हैं। इसीलिए वो बार बार जो है इस दिशा में बढ़ रहे हैं। और वो अब तो एक तरफ वो भारतीय जनता बसपा को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो भाजपा को दलित पिछड़े और वो भी अल्पसंख्यक विरोधी बता रहे हैं, ताकि वो जो जिसको 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी जो तमाम अति पिछड़ी जातियों को हिंदुत्व की छत के छाया ले आई है, उसमें से कुछ वोट ले आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के पास करीब 32 से 34% के आसपास वोट आ चुका है, और वो अंतर अगर 5 से 6% पार्ट ले जाते हैं, तो मुझे लगता है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए वो इन्हीं तमाम चीजों पे अपनी सियासी बिसात बिछाने में अखिलेश यादव जुटे हैं, और ये चीज भारतीय जनता पार्टी और मायावती दोनों को बेचैन कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा कि जितना ही तूल दिया जाएगा इस शूद्र पॉलिटिक्स को, रामचरितमानस को, वो कहीं ना कहीं उन्हें ही वो होगा। इसीलिए बिहार में साइलेंट मोड में चली गई, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा साइलेंट में चली गई। अब मायावती आई हैं, क्योंकि मायावती को ये लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स में हम पीछे न रह जाएं। तो ऐसे में जो सपा जो है, जो नैरेटिव गढ़ रही है, और वो जो दलितों के हितैषी के तौर पे अपने आप को स्थापित करना चाहती है, पिछड़ों के, उसकी हवा निकालने के लिए मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। और मायावती इन तमाम चीजों को लेके समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पे करार दे रही है। ये मायावती की निश्चित तौर पे सियासी बेचैनी दिख रही है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी ने 2019 के चुनाव के बाद मायावती की पूरी सियासत को ध्वस्त कर दिया है। उनके तमाम जो जनाधार वाले अति पिछड़े नेता रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ लिया है। आज बसपा में अति पिछड़ी जात के तमाम कोई नेता नहीं बचा, माइनॉरिटी नेता बहुत आ गए हैं। दूसरी चीज है, उनका आधार वोट बैंक भी खिसक गया है। अब तो यहाँ तक कि जाटो वोट में भी समाजवादी पार्टी सेंध लगाती दिख रही है। तो मुझे लगता है, और वो जिस तरह से अम्बेडकरवादी और समाजवादियों के जरिए एक सियासी बिसात बिता रहे हैं, वो मायावती के लिए चिंता कर रही है। और मायावती दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, लेकिन दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स को जमीन पर उतारने के लिए खुद काम करने पड़ेगा। और जब तक मायावती ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए एक्टिव रहेंगी, मुझे लगता है वो चीज अब नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत बदल चुकी है। हर आदमी अपने नेता को अपने जमीन पे देखना चाहता है, और मायावती जमीन पर फिलहाल नहीं उतर रही हैं, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव एक्टिव हैं। वही चीज जो है मायावती को बेचैन कर। बिल्कुल कबूल जी, आपने जो बातचीत की वो हम दर्शकों ने सुनी। आपका बहुत व्यस्तता के बीच हमारे लिए समय निकाला। हम चलेंगे नावेद जी आपके पास। नावेद जी, सवाल ये है, जो बात कबूल जी कह रहे हैं कि मायावती की मजबूरी भी है, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि मायावती को डर तो लग रहा है, लेकिन क्या आपको ये बात लगता है कि जो पॉलिटिक्स अखिलेश यादव कर रहे हैं उससे दलित वोट जो है वो ट्रांसफर होगा अखिलेश यादव को? ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि यूपी तक की टीम जब ऊंचा हार, यानी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाका है, जो इस मुद्दे को लेकर बहुत मुखर हैं, उनके इलाके में जब गई, वहां जब दलितों से बात की, तो उनको वहां से जो हमें एक तरीके से जो इनपुट मिले वो ये मिले कि दलित बहुत प्रभावित नहीं है। उनको ये लग रहा है कि ये जो बात है वो चुनाव के लिए की जा रही है, माहौल तो आगे सेट होगा, और वो अभी बहुत कन्विंस नहीं दिख रहे हैं अखिलेश यादव के इस शूद्र पॉलिटिक्स से। तो आपको क्या लगता है कि मायावती को इतनी चिंता करने की जरूरत है? क्योंकि क्या जाटव जो मुख्य वोटर है अभी मायावती का, वैसे तो अगर आप पिछला चुनाव देखें तो आपको दिखेगा कि भारी मात्रा में पासी समुदाय और मतलब सरोज और कई और दलित जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे। तो क्या आपको लगता है कि
मायावती को डरने की जरूरत है कि अखिलेश यादव इस पॉलिटिक्स से वोट तोड़ लेंगे? नावेद जी। जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ी सियासी चाल चली है। अखिलेश यादव के साथ में एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का पूरी स्पेस खाली है, जिसे ये घेरे हुए हैं। अकेले सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, जिसको ये लीड कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि इनके वोट कटने की, विपक्षी जो सत्ता विरोधी वोट है वो बटने की कम संभावना, यानी कांग्रेस बहुत हाशिए पर है और बसपा भी हाशिए पर है अगर विधानसभा चुनाव के पस मंजर देखा जाए। उस हिसाब से तो अखिलेश यादव अकेले एक बहुत पूरे विपक्षी पिच पर अकेले घूम रहे हैं और अकेले उनको ये स्पेस मिल गई है और सारा वोट उन्हीं की तरफ है। मतलब जो चाहता है कि हम भाजपा को हरा दें, जो सत्ता विरोधी है वो उनके खेमे में आ जाता है। ये प्लस पॉइंट है। लेकिन एक माइनस पॉइंट है जिसको लेकर अखिलेश घबराते हैं, वो ये कि अकेले करीब 50+ वोट प्रतिशत कैसे ले आए। 50% से ज्यादा भाजपा से लड़ने के लिए लोकसभा में अगर देखा जाए जो 50+ में आना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि हम बहुत प्रोग्रेस कर लेंगे, जैसे कि विधानसभा में की थी, लेकिन इतना बड़ा वोट प्रतिशत लाना बड़ा मुश्किल है। तो अखिलेश को शायद ये लग रहा है कि हम अपना वोट तो हमें बढ़ाना ही है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत कैसे कम किया जाए। यानी 40 के नीचे अगर बीजेपी आ जाती है, 40% से नीचे आ जाती है, तो हम उसके मुकाबले में कम से कम सामने खड़े होने की हैसियत में होंगे। यही चाल है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को इस बात की बड़ी घबराहट होती होगी और होना भी चाहिए है कि अखिलेश के सामने दो बड़े दल हैं, एक बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी और दूसरा बसपा। बसपा और बीजेपी को वो मर्ज, यानी वो एक तरह से अप्रत्यक्ष गठबंधन मानता है, समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं। क्योंकि दलित वोट जो है, जिसकी बड़ी संख्या है, वो करीब आधे से ज्यादा, जो बसपा के पास में दलित वोट था, जाटो वोट था, वो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। और वो वोट प्रतिशत जो है वही इजाफा करता है, वही बीजेपी की ताकत पैदा करता है, वही एक्स्ट्रा वोट है। और वो वोट बहन जी वापस लाने की कोशिश करें, ये अखिलेश यादव चाहते हैं। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बहन जी मायावती जी अपना कोर वोट, दलित वोट, यहां तक कि जाटो वोट जो उनका ट्रेडिशनल है, जो उन्होंने एक बड़े आंदोलन से काशीराम जी ने जो पैदा किया था उत्तर प्रदेश में, उसको वापस लाने के लिए कुछ तो कोशिश करें। वैसी कोशिश मायावती जी जब नहीं करती हैं, यहीं पर चाल चल ली अखिलेश यादव। उनको लगा ये जो मुद्दा है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, चौपाई वाला, ये विवाद आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, दशकों नहीं सैकड़ों साल पुराना है। और इस विवाद के जख्म, इस विवाद को लेकर जो सवाल उठाने वाले हैं वो दलित हैं। ये दलितों का विमर्श है, ये उनका जख्म है, ये उनके गिले और शिकवे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब उनके इस तरह के जो एक चौपाई का मामला जो चल रहा है, जिसमें ये कुल मिला के उसका कंटेंट ये है कि अगड़ों ने पिछड़ों को, यानी दलितों को खासतौर से नजरअंदाज किया, उनको साइडलाइन किया, उनको धार्मिक अधिकार भी नहीं दिए, उनके साथ छुआछूत किया, उनको शिक्षा का अधिकार भी नहीं दिया। ये सारी चीजें जो है उसी से जुड़ा हुआ है। ये उसी की एक मिसाल के तौर पर एक चौपाई है जो चर्चा बहुत पुरानी है। हालत यह हो गई कि कई अंबेडकरवादी जो है उन्होंने हिंदू धर्म भी छोड़ दिया, उसकी भी मिसालें सामने हैं। उन जख्मों को, उन शिकवों को भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मरहम से भर दिया और भाजपा से अधिकांश दलित जुड़ गए। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि हम उस जख्मों को कुरेदें, और जब हम कुरेदेंगे यानी हम दलितों की पिच पर खेलने आएंगे तो मायावती घबरा जाएंगी। और वो घबराएंगी क्योंकि उनके अंदर एक बेचैनी होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास से जुड़ा है दलित वोट बैंक, वो एंटी इनकम्बेंसी या किसी भी वजह से, या इस मुद्दे को छेड़ने की वजह से ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरहद से बाहर आके सपा पे विश्वास कर ले। यही चाहते हैं अखिलेश यादव कि ये तिलमिलाहट जो है, वो ये बेदारी जो है, ये बहन जी को
इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो अपने दलित वोट को वापस अपने घर वापसी करा ले। अखिलेश ये नहीं चाहते हैं, यही नहीं चाहते हैं सिर्फ कि दलित जो है, जो नाराज है भाजपा पे विश्वास होने के बाद, उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, वो हक नहीं मिल रहा है, वो मेरे पास आ जाए। अखिलेश ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं आए तब भी ठीक है, हम तो ये चाहते हैं, अखिलेश का ये मानना है कि वो वापस आ जाए बसपा में। और वो इसीलिए चाहते हैं कि बहन जी को इतना ज्यादा पॉलिटिकल किस तरह का गेम खेलने के बहन जी कहीं ना कहीं अपने वोट को अपने ही घर में वापस लाने की जद्दोजहद में जुट जाएं और वो जमीनी संघर्ष करें। और उनको ये डर सताने लगे कि अगर हम अपने वोट के लिए काम नहीं करेंगे, अपने वोटर को वापस लाने के लिए काम नहीं करेंगे, ग्राउंड पे नहीं आएंगे, तो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो है उनसे विश्वास जुड़ जाएगा। तो अखिलेश यही चाहते हैं कि अब देखिए, अब मायावती जो है अपने दलितों की बात करेंगी, उनके हक की बात करेंगी। और ऐसे में अगर भाजपा से 5, 7, 8% भी वोट बसपा में वापस आ गया बहन जी के संघर्ष से, यही अखिलेश यादव को लगेगा कि मेरी चाल कामयाब हो गई, क्योंकि उनका मकसद यह है कि बीजेपी का जो दलित विश्वास है वो वहां से टूटे और वहां से शिफ्ट होकर दोबारा घर वापसी कर ले। ऐसे में जो वो चाहते हैं कि भाजपा कम से कम लोकसभा में 40 के नीचे आ जाए, इस पर वो काम कर रहे हैं। और उसके पीछे उन्होंने बहुत सदी हुई राजनीति का काम किया है, राजनीतिक चाल चली है, क्योंकि ये असर भी नजर आ रहा है। ये बात बिल्कुल कबूल भाई ने सही कहा कि ये पूरी पिच है, ये दलित वोट बैंक की पिच है। और इस पर अखिलेश का आ जाना बहन जी को नागवार गुजरेगा कि हमारा ट्रेडिशनल वोटर है ये भाजपा के पास अगर चला भी गया तो तुमसे क्या लेना देना। अगर हमारी मर्जी होगी हम इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, अगर हमारी मर्जी होगी तो हम उसकी बात करेंगे, उसके हक की बात करेंगे, हम बीजेपी की नीतियों की बात करेंगे। तुम कहां बीच में आ गए? और यही अखिलेश चाहते थे। अब क्योंकि मैं बार बार कहता रहा हूं कि बहन जी अपने वोटर के लिए काम कम कर रही थी, बहुत कम कर रही थी अपना वो ट्रेडिशन। कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि हमारा दलित भाजपा चला गया। उन्होंने एक बात को 20 बार कहा कि जो कभी हमें वोट करता था मुस्लिम समाज, वो सपा में चला जाता है साहब, इसलिए मेरा बहुत कम वोट हो जाता है, मैं हार जाती हूं। लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि जो आंदोलन से, जो एक विमर्श से, एक आंदोलन से, जो हमारे संघर्ष से, जो कांचीराम जी के संघर्ष से जो एक यूनिटी पैदा हुई थी और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना था, वो सब वोटर भाजपा ने ले लिया। वो ये नहीं कहती हैं। अगर वो ये कहें तो शायद सुकून समाजवादी पार्टी को मिले कि ये लड़ रही हैं घर वापसी कराने के लिए, और जहां वो शिफ्ट होके वापस आएगा दलित वोट, तो बीजेपी इतनी नीचे आ जाएगी कि हम उसके लायक हो जाएंगे, उससे लड़ने की स्थिति में हो जाएंगे। दरअसल ये बात मानना पड़ेगी कि जो चौपाई का रामचरितमानस का मामला है, ये जो अभी इसके ऊपर पॉलिटिक्स का, ये सामाजिक विमर्श का, ये जो भी कह लीजिए, लेकिन जो हो रहा है ये दरअसल असली जख्म जो है ये दलितों का ही है। और ये बहुत बार मुद्दा उठ चुका है। लेकिन अखिलेश यादव को अब 2 बातें लगने लगी हैं। उनको ये लगने लगा है कि पहली चीज तो ये कि हमें अपर कास्ट वोट नहीं देगा, हम उसके लिए अगर संघर्ष करते हैं तो पिछड़ा भी मेरे हाथ से चला जाता है। और दूसरी बात उनको ये लगने लगी है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के वोटर का मिजाज है, वो एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड है। योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर बड़ा विश्वास है और वो हिंदुत्व का ब्रांड है, और हिंदुत्व का कार्ड ही भाजपा खेलती रहेगी। और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं को यूनाइट किए, उनकी जातियों को एक किए हुए हिंदुत्व के सूत्र थे, तब तक ना एंटी इनकम्बेंसी, ना महंगाई, ना बेरोजगारी, ना सुरक्षा, ना भ्रष्टाचार, कोई फायदा नहीं। खुलेआम ग्राउंड पर ये बात नजर आई। लोगों ने कहा कि हम परेशान हैं, हमें रोजगार नहीं मिला, लेकिन हम चाहते हैं कि हिंदुत्व की रक्षा हो, हम चाहते हैं कि हम सलामत रहे, हम चाहते हैं कि कोई मेरे ऊपर आक्रामक नहीं हो, हमारी सुरक्षा रहे। इसलिए हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही सत्ता रहे, हम उसी में सुरक्षित है और हिंदुत्व हमारा सलामत रहे। ये व्यूज निकल के आए और विपक्षी नेता सबसे बड़े अखिलेश यादव को लगने लगा कि अब धर्म के हथियार से लड़ने के लिए जाति का ही हथियार हम इस्तेमाल करेंगे, तभी शायद लड़ पाए। जीतना तो अलग बात है। और उन्होंने खुल के बिल्कुल जाति की राजनीति शुरू कर दी, और जाति की राजनीति में उन्होंने एक
बहुत सेंसिटिव मुद्दा, वो मुद्दा जो बहुत पुराना था। मैं बता रहा हूं, ये जख्म तो बहुत पुराना है, लेकिन इस पर हिंदुत्व का मरहम भर दिया गया था और ये खामोशी हो गई थी। उसको छेड़ा है उन्होंने, और इसको छेड़ने के साथ में दलितों के साथ पिछड़ों को भी इससे जोड़कर और वो मुद्दा उठाया है, और सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर वो अगड़ा और पिछड़े की राजनीति कर कर उनको ये लग रहा है कि ये हिंदुत्व के खिलाफ अगर हम लड़ेंगे, अगर हम धर्म की राजनीति के खिलाफ लड़ेंगे, तो इसके लिए जाति की लड़ाई ही करनी पड़ेगी, और जाति की लड़ाई के लिए हमें बिल्कुल अपर कास्ट को साइडलाइन करना पड़ेगा। अपने हमारे संगठन में, हमारी पार्टी में जितने लोग हैं उनको साइडलाइन करना पड़ेगा, और खुल के हम सामने आ जाएंगे। ये एक बहाना है। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये जो चौपाई की बात आ रही है, अभी कुछ और भी जख्म कुरेदने की पॉलिसी तैयार हो रही है। जो मुझे पता चला है कि वाल्मीकि जी की चौपाइयां भी सामने आ रही हैं, जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगी, और उस पर एक नया विमर्श शुरू होगा, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं, शायद कई उत्तर भारत में पूरे ये बात फैल जाए, इसकी ये कोशिश चल रही है। और बहन जी वाला मामला जो मैंने समझा है, वो ये समझा है कि अब ऐसे माहौल में बहन जी अपने वोटर की सुरक्षा के लिए, उनके लिए अगर काम करती है, तो वो भी भाजपा का नुकसान और सपा को फायदा पहुंचा सकता है। जी, जो बात आप कह रहे हैं, आपसे नाविद सवाल जी, लूंगा। बड़े लंबे समय के बाद आप आधे घंटे हो गए हमें बातचीत करते हुए, और अब आपको मौका मिल रहा है, इतनी लंबी चर्चा हो गई। लेकिन सवाल जो एक बात नावेद जी ने कही, वो अभी तक हम लगातार पिछले 4-5 दिनों से इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए 10 दिनों से हम कर रहे हैं। लेकिन जो बात नावेद जी ने कही कि अखिलेश ना सिर्फ ये चाहते हैं कि दलित वोट उनको ट्रांसफर हो, वो ये भी चाहते हैं कि मायावती आगे आए और अपने वोटों के लिए फाइट करें, जिससे बीजेपी का नुकसान हो। यानी कि जो वोट मायावती का कोर वोटर जो बीजेपी के साथ चला गया है, आज तड़के हमारी आपकी भी बातचीत हो रही थी कैमरों के पीछे, तब आप ये कह रहे थे कि एक बड़ा वोटर है जो लगातार बीजेपी को वोट करता रहा है, खासकर सोनकर समुदाय हो या राजभर के आने के बाद अब राजभर हो, या वो एक या ओबीसी में भी कुछ वैसी जातियां और एसटी एससी में भी वो कुछ ऐसी जातियां जो बीजेपी को वोट कर रही, ना कि मायावती को, ना कि अखिलेश को। आपको क्या लगता है कि अगर मायावती सक्रिय होती है तो वो इन वोट्स को अपने पास ले आ पाएंगी, या अखिलेश को ही ये वोट जाएगा? सीधा सवाल है आपसे। जी रजत, लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आप हमारे यूजर्स से जो हमें देख रहे हैं, दर्शक, वो पोल का भी जिक्र कर दीजिए जो आपने इस लाइव डिबेट में पूछा है, ताकि लोग अधिक से अधिक उस पोल में पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं वो आपसे ये पूछा है कि क्या दलित समुदाय के जो लोग हैं, जो दलित वोटर्स हैं, वो अखिलेश यादव का साथ देंगे मायावती को छोड़कर? आप जो जवाब देंगे हम उसके बारे में आपको अंत में बताएंगे कि भैया फैसला किस तरफ रहा है, ये आपको जवाब देना है, वोट करके देना है। अब अमीश जी आप जवाब दीजिए। जी रजत, नावेद सर ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे और जिसके संदर्भ में आपने मुझसे सवाल पूछा है। देखिए, जिस मुद्दे पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, जो आपने ट्वीट का जिक्र किया कि मायावती के ट्वीट से उनकी तिलमिलाहट दिख रही है, तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव अब जिस राजनीति की तरफ बढ़े हैं, वो राजनीति बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी है ही, वो मायावती के लिए भी खतरे की घंटी है। क्योंकि हमने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती का वोट शेयर 22%, जो उनके पास एक मुफ्त वोट हुआ करता था 20-22% के करीब, अगर वो हारती भी थी तो इतना वोट पाके हारती थी। और एक दफा तो वो देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी, उनके पास सांसद नहीं थे तो भी वोट के मामले में वो देश की सबसे चौथी बड़ी पार्टी थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मायावती का वोट शेयर 12-13% के करीब आ गया। और ये जो 9% की गिरावट है रजत, ये तो गिरावट अभी विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिली है। ये गिरावट लोकसभा चुनाव में और भी बढ़ सकती है, यही खतरा मायावती के लिए है। नावेद सिको सर बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि अखिलेश जरूर चाहेंगे कि दलित वोट अगर उनकी तरफ नहीं आ रहा तो वो मायावती की तरफ आए, लेकिन मैं जरा इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ऐसा होगा। असल में ना, राजनीति वैक्यूम में तो होती नहीं है रजत, राजनीति बिल्कुल यथार्थ परिस्थितियों में होती है। और उत्तर प्रदेश में जो आज की परिस्थिति बन गई है, जैसा हम लोग लगातार हमारे डिबेट में हमारे एक्सपर्ट्स कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 वोट है, एक सत्ता पक्ष का वोट है, एक विपक्ष का वोट है, और दोनों वोट बिल्कुल ध्रुवीकृत वोट हैं। उनको पता है कि हमें मोदी जी को वोट करना है, और एक को पता है कि हमें मोदी जी के खिलाफ वोट करना है। जाहिर तौर पर यह वोट उस पार्टी को जा रहा है जो पार्टी मोदी जी के खिलाफ लड़ रही है,
या जो पार्टी योगी जी के खिलाफ लड़ रही है, अभी तक की लड़ाई में अखिलेश यादव इसे लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने प्रयास किया था विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को आगे कर, लेकिन जनता के मन में ये आत्मविश्वास नहीं था, जो विपक्ष का वोट है उनके अंदर ये आत्मविश्वास नहीं था कि कांग्रेस को वोट देने से कांग्रेस बीजेपी को हरा पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि मत जो है विपक्ष के वो एक साथ अखिलेश यादव को पड़े। अब जो अखिलेश यादव ने ये जो शूद्र पॉलिटिक्स शुरू की है, जिसको हम दलित ओबीसी पिछड़ों की राजनीति कह रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसे हम कह रहे हैं, ये राजनीति बेसिकली पहली दफा है कि अखिलेश यादव सही ट्रैक पर, जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं है इस राजनीति को लेकर कि उत्तर प्रदेश में उन्हें क्या करना चाहिए था जो अब तक वो नहीं कर रहे थे। इसकी एक वजह मैं आपको बताता हूं। आप उत्तर प्रदेश में जातियों का वोटिंग पैटर्न देखिए, आप डेटा देखेंगे CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के डेटा, तो जैसे एक मिथक है कि 2007 में बसपा को ब्राह्मणों ने भरपूर संख्या में वोट कर दिया तो बसपा की सरकार बन गई। 2007 में भी महज 17% ब्राह्मण बसपा के साथ थे और उस साल भी 19% ब्राह्मणों ने कांग्रेस को वोट किया था। आप सोचिए 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, लेकिन ब्राह्मण हमेशा से भाजपा कांग्रेस या कांग्रेस के कमजोर होने के बाद भाजपा का वोटर रहा। ठीक यही बात राजपूत समुदाय के साथ थी। या आप कह लीजिए सवर्ण समुदाय जो है उत्तर प्रदेश का, वो लगातार नेशनल पार्टियों के साथ रहा, या तो वो कांग्रेस के साथ रहा या तो भाजपा के साथ रहा। लेकिन मुलायम यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, मायावती तक, ये सारे दल जो हैं वो सवर्ण वोटरों का दिल जीतने के लिए भरपूर कोशिश करते रहे। कभी ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट देने की बात, कभी राजपूतों को अच्छे कैबिनेट मंत्रालय देने की बात, कभी नियम को धता बताकर जेल से निकलवाना किसी बाहुबली को, तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश ने देखी। ये सब करने के बावजूद आज हस्र ये है कि 90% ब्राह्मण बीजेपी के साथ खड़ा है, 90% राजपूत बीजेपी के साथ खड़ा है। तो अखिलेश यादव को अब लगता है मुझे कि अब अखिलेश यादव की आंख खुल गई है, उनको सही ट्रैक पर वो है। और इसका मायावती को जो ये अखिलेश, जो नावेद सर कह रहे थे कि जो अगर वोट कुछ दलित वोट मायावती काट ले जाती है, मायावती वोट रजत तब न काटेंगी जब मायावती ये बात बताएंगी उन वोटर्स को कि हम लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम सत्ता के खिलाफ, क्योंकि जाहिर तौर पर मायावती आज विपक्ष में है, एक ही विधायक है लेकिन है तो विपक्ष में, तो उन्हें सरकार की नीतियों का जिस तरीके से पुरजोर विरोध करना चाहिए, जैसा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कर रही है, वैसा विरोध मायावती करती नजर आती नहीं है। और दूसरा, जब कोई विरोध कर रहा होता है दूसरा दल, तो मायावती उसको बैलेंस कर देती है। वो एक साथ बीजेपी, कांग्रेस, सपा तीनों का नाम ले लेती हैं, तो जैसे लगता है कि सपा ही अभी राज कर रही है। तो ऐसे में आज का वोटर ना रजत इन्फॉर्म्ड वोटर है। आप गांव गांव घूम लीजिए, सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की कोई जाति नहीं रह गई है कि एक ही जाति के पास स्मार्टफोन है। हो सकता है किसी एक जाति के घर में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो, लेकिन किसी एक जाति के घर में सिर्फ एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन हो, लेकिन है आज सबके पास। सबके पास 4G नेटवर्क है, सबके पास 4G नहीं तो गांव में 3G तो चल ही रहा है। सब लोग वीडियो देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज जारी कर रही हैं, जो पॉलिटिकल नेता बयान दे रहे हैं, सबके घरों घरों में ये वीडियोस पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए। ऐसे में आप बताइए कि मायावती का लेटेस्ट वीडियो हमने क्या देखा है? हमने कोई वीडियो नहीं देखा है मायावती का कि हालिया किसी मुद्दे पर मायावती आक्रामक तरीके से बाहर आई हो और उन्होंने कोई बयान दिया हो। और जो ये बात हम करते रहते हैं कि मायावती के पार्टी की यही परंपरा रही है, तो रजत परंपरा तो बदलनी पड़ती है ना। मोदी जी के बाद 2014 के बाद से जिस तरीके से सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भाजपा ने बड़े बड़े चुनाव जीत लिए। इनफॉर्मल बातचीत में भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इतना मजबूत है कि देश का कोई मीडिया वर्ग उतना मजबूत नहीं है, हम घर घर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो आप सोचिए कि वैसी स्थिति में अगर मायावती सामने ही नहीं आ रही है, सिर्फ एक ट्वीट करके रह जा रही है, तो कौन वोटर उनके ऊपर भरोसा करेगा? ऐसे में मुझे तो इस बात का खतरा ज्यादा लग रहा है कि कहीं वो जो 12% का वोट शेयर है मायावती का, वो भी फर्दर डिटोरिएट ना हो। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए, अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं 3 फरवरी 2023, 2024 तक अभी गंगा जमुना में उत्तर प्रदेश में बहुत पानी बहेगा। वो पानी क्या बहेगा? वो पानी ये बहेगा कि अगर अखिलेश यादव इस जाति की सियासत पर अड़े रह गए, उन्होंने अगर स्पष्ट लाइन खींच कर रखी कि सवर्ण वोट हमें नहीं चाहिए भाई, हम आपकी बात नहीं करेंगे, आप बीजेपी के साथ रहिए, हम खुश हैं। और अगर उन्होंने जो ओबीसी दलित
पक्ष के जो मुद्दे हैं, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटीज में आरक्षण के आधार पर भर्ती का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को जो मुद्दे वाली बात है, अगर उन्होंने इस शूद्र पॉलिटिक्स के साथ उस मुद्दों को भी एसिमुलेट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो मायावती का वोट तो अपनी तरफ आकर्षित करेंगे ही, बीजेपी के भी उस वोटर्स को, दलित और अति पिछड़े वोटर्स को अपने पाले में खींचने में कामयाब होंगे, जो केवल इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसको अनाज फ्री में दे दिया जाए, जो केवल इस बात से संतुष्ट नहीं है कि उसको एक आवास मिल गया। क्योंकि हमने देखा है कि जो सरकारें योजनाएं लाती हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो चाहे वो एनडीए की सरकार हो, तो योजनाओं की ना एक समय अवधि होती है। आप योजनाओं के भरोसे 1 चुनाव 2 चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन असली चुनाव जो होता है ना, वो एजेंडे पर लड़ा जाता है कि आपकी पार्टी का एजेंडा या आपका एजेंडा क्या है, आप किस दिशा में राज्य को या देश को ले जाना चाहते हैं। तो अगर अखिलेश यादव ने यह तय कर लिया है कि वो 85 बनाम 15 के एजेंडे पर चलेंगे, तो ये मायावती के लिए तो खतरनाक है ही, बीजेपी के लिए भी बहुत खतरनाक है। और मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मायावती के साथ कोई नया वोटर वर्ग जुड़ रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी या मुस्लिम वोट हो या कोई दलित वोट। जी अमित जी, जो आप बात करें, कुछ दर्शक चूंकि इस बातचीत पर जवाब भी कर रहे, मैं पढ़ता हूं कुछ लोगों के नाम भी। अमर गौतम है जो आपके ही सवाल पर, आपके ही बातों पर कह रहे हैं कि मायावती जी को दलित ओबीसी माइनॉरिटी का सिंबॉलिक रूप में देखा और समझा जाता है, कोई वीडियो की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल बहुत उठ रहा है, जो DS4 नाम के कोई हैं जिनका अपना हैंडल है, उनका ये कहना है कि ये बात कई लोग कह रहे हैं कि जो है लगातार 4 चुनाव से अखिलेश यादव बीजेपी से हारते रहे हैं, वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, इसका विकल्प मायावती। ये बात मायावती की तरफ से भी कहा जा रहा है और ये बहुत तेजी के साथ हमारे दर्शक भी कमेंट करें। नावेश सिको जी, मैं यही जवाब आपसे जानना चाहूंगा। ये जो एक बात कही जाती है कि अखिलेश यादव वो नेता नहीं है जो बीजेपी को हरा सकते हैं, वो लगातार हार रहे हैं उनके पास, इसलिए ये चर्चा भी बीच में छिड़ी थी कि मुसलमान जो है वो अखिलेश यादव से छिटक सकता है क्योंकि उनको दिख रहा है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। इस नरेटिव से आप कितने सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि मुसलमान भी इस बात से सहमत है और क्या दलित भी इस बात से सहमत है कि अखिलेश यादव बीजेपी को नहीं हरा सकते? ये खूब बातें हो रही, ये बात बिल्कुल सही है कि ये सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव को सबने आजमा लिया, कई चुनावों में उनको झोली भर भर के वोट बीजेपी सरकार विरोधी जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिया और अखिलेश यादव जीत नहीं पाए, बीजेपी को हरा नहीं पाए। ये सवाल तो अपने आप में जायज है, लेकिन इस सवाल के पीछे एक जवाब जो है वो बड़ा दिलचस्प है। जो ये सवाल उठा रहे हैं, खासतौर से बसपाई भी उठा रहे हैं, ये कांग्रेस से भी उठा रहे हैं और तमाम लोग उठा रहे हैं और आम जनता भी उठा रही है। लेकिन सवाल है कि अखिलेश अगर हार रहे हैं तो दूसरे कौन से ऐसे दल हैं जो जीत रहे हैं? दूसरे तो वो दल हैं जो सामने आने की ताकत और कुव्वत ही नहीं है, किस पर भरोसा किया जाए? अखिलेश हार रहे हैं, ये बात सही है, अखिलेश भाजपा को नहीं हरा पाए जबकि उनको खूब, लेकिन सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव के अंदर कम से कम तमाम कमियां जरूर होंगी और हैं, लेकिन ये ताकत है कि उसने विधानसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी के मजबूत अलग अलग जातियों के नेताओं को तोड़ा, चुनाव लड़ा, यात्रा की, सड़क पर निकले और एक गठबंधन बनाया और एक माहौल पैदा किया कि हम भाजपा से लड़ने लायक हैं और बाद में साबित भी कर दिया इतना वोट पाके। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर और दूसरे लोग तो बिल्कुल हाशिए से भी बाहर आ गए हैं। किससे भरोसा, क्या भरोसा किया जा सकता है कि बसपा की जो हैसियत है, पॉलिटिकल हैसियत अभी जो विधानसभा में नजर आई है, उसको देखकर यह माना जा सकता है कि वो भाजपा से लड़ सकती है जो उसकी दशा है। कांग्रेस को हम मानते हैं कि कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा में बहुत अंतर होता है। हम इस बात को मान के ये माने कि कांग्रेस 8 गुना ज्यादा वोट ले आएगी विधानसभा में जितना लाई थी, 8 गुना, तब भी वो 20% भी नहीं ला पा रही है। 8 गुना 9 गुना भी बढ़ जाएगा उसका वोट, अकेले दम की बात हो रही है। तो कांग्रेस 8-9 गुना वोट बढ़ने, इस बात की इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कहा जाता है और ये सच भी है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत अंतर होता है। तो कितना बढ़ा लेगी कांग्रेस अकेले? 8-10 गुना बढ़ाने के बाद भी वो 40, 45, 50, 55% वाली भाजपा के सामने खड़ी हो पाएगी? नहीं खड़ी हो पाएगी। अखिलेश यादव में तमाम कमियों के बाद भी, समाजवादी पार्टी की तमाम कमियों के बाद और नीतियों के बाद और उनकी उस तरीके से जमीन पे पूरे 5 साल ना लड़ने
की जो लोगों की शिकायतें हैं कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल होने के बाद भी 5 साल तक जिस तरह जमीन पे उसको लड़ना चाहिए वैसा नहीं लड़ती है, तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन फिर भी वो आज की तारीख में कम से कम उसका जनाधार है, उसका संगठन है, वो अलग अलग मुद्दों को छेड़ती है, चाहे वो आज का मुद्दा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। कम से कम उनके विधायक हैं, उनके पास संगठन है, उनके बयान आते हैं, वो जमीन पर भी कभी कभी नजर आते हैं, उतना नजर नहीं आते हैं। तो आखिर किसके ऊपर भरोसा किया जाए? उस बसपा के ऊपर भरोसा किया जाए जो लड़ाई में है ही नहीं और न लड़ने के लिए आना चाहती है। जैसा कि अभी बात हुई कि बहन जी कम से कम अगर एक वीडियो भी जारी कर दे तो वो अपने आप में राजनीतिक आज भी कमजोर जनाधार और हार के बाद भी बहुत बड़े नेता हैं बहन जी, उनमें बड़ा दम है। उनका एक वीडियो जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल सकता, लेकिन वो चाहते ही नहीं है। ये लोगों की धारणा बन गई है कि बहन जी चाहती ही नहीं है। बहन जी जैसे कि अभी बात हुई कि वो जो सत्ता के सामने सवाल उठाता है विपक्षी दल, उसको बिल्कुल सब मिक्सअप कर देती है, कॉकटेल बना देती है ताकि उसका वो महत्व ही कमजोर हो जाए। इसी तरह कांग्रेस के साथ में उत्तर प्रदेश में ठीक है भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी, और वो अपने आप में उनकी ब्रांडिंग हो रही है, वो कांग्रेस हो सकता है आगे बढ़े भी लोकसभा में। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या दशा है उसकी, उसके संगठन के बारे में शायद उत्तर प्रदेश में 10 लोगों से पूछे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, शायद 10 में एक भी आदमी नहीं बता पाए। वो संगठन ग्राउंड पे क्या काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सूबा है जहां गांधी और नेहरू परिवार की जड़ें हैं। उसके तो सवाल बिल्कुल आपका सही है, लोगों का सही है सवाल जो आप उठा रहे हो कि आखिर अखिलेश जो हार ही रहे तो बार बार भरोसा उनको क्यों किया जाए। लेकिन आखिर किस पे भरोसा किया जाए ये पूछा जाएगा जब, तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब बहन जी का कोई नाम लेगा तो 20 कमियां उनकी बता दी जाएंगी कि वो विपक्षी दल के तौर पर वो अपनी भूमिका निभा ही नहीं रही है। जब कांग्रेस की बात होगी तो कहा जाएगा उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से उसमें एक ताकत दिखना चाहिए, उसका संगठन नजर आना चाहिए। वो आप बताइए, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं क्या, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं कि भाई ग्राउंड पे नजर आए एक नेता के तौर पर वो उभर। नावेद बात आपको जो लगता है है नावेद शिको जी की चली गई है, हम उनके पास लौटेंगे। लेकिन अमीश जी जो बात नावेद शिको जी कह रहे थे उस पर ही मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। छवि की बात की उन्होंने, राहुल गांधी की बात की। अभी जो पिछले दिनों इन सब के बाद जो मेरी चर्चा हुई लोगों से, कुछ एलिट क्लास बुद्धिजीवियों से, उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव भी वही गलतियां कर रहे हैं, उनकी एक छवि नहीं, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। उन तमाम इस तरह का एक जी नावेद जी मैं आपके पास आऊंगा। आपकी जो आवाज है वो कट रही है, फ्रीज हो रहे हैं आप। मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा वापस से, लेकिन तब तक अमित जी जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आप इस बात से सहमत हैं कि अखिलेश यादव एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है? ये बहुत बड़ा तबका है जो आरोप लगाता है कि इनको राजनीति जो है वो, और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको जो राजनीति है वो एक तरीके से विरासत में मिली है, उनके पिता नेता थे, उनको मिल गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं है जो जमीन से आए हैं, उनको जमीन की समझ हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अभी इमेच्योर पॉलिटिशियन है? अभी उनको समय है, 4 चुनाव हो चुके हैं। अमीश जी देखिए रजत, ये तो मतलब ऐसा कहना बिल्कुल वाजिब नहीं है कि मैच्योरिटी वाली बात। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने जितना वोट पाया है उतना कभी मुलायम सिंह यादव के समय में भी नहीं पाया था। अखिलेश यादव न केवल अपने कोर वोटर समूह को बढ़ाने में सफल हुए हैं, बल्कि वो बल्कि वो एक समय में युवाओं को भी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि क्या होता है ना कि राजनीति में आपकी सफलता काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करती है कि युवा आपसे कितना कनेक्ट कर रहा है। तो अखिलेश यादव ने काफी मतलब मजबूती से युवाओं को अपनी पार्टी से जोड़ा था और उनके समय में जो समाजवादी छात्र परिषद हुआ करती थी वो काफी मतलब एक्टिव छात्र परिषद थी उत्तर प्रदेश की, और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने छोटे भाई को दे रखी थी और बहुत वो एग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट था। तो ये कहना तो बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि अखिलेश यादव की मैच्योरिटी पर हम लोग कोई सवाल उठाएं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप हार रहे होते हैं ना
तो आपको कोई भी कुछ सुना के चला जाता है। अब भाई देखिए, चुनाव के तो एक ही परिणाम होता है, दो ही परिणाम होता है, एक जीतता है, दूसरा हारता है। जो नावेद सिको साहब ने कहा है एक बात कि जीत कौन रहा है, जीत भी तो कोई नहीं रहा है, बीजेपी सबको तो हरा रही है। बनर्जी जैसी जो इतनी सीनियर राजनेता हैं जिन्होंने लेफ्ट को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका, कांग्रेस को रूट आउट कर दिया पश्चिम बंगाल से, उनके सामने भी बीजेपी 2019 में 18 लोकसभा सीट जीत ले गई थी उस पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं समझा जा रहा था। तो सवाल तो यह है कि बीजेपी के सामने टिक कौन रहा। साउथ के कुछ स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, केरला जैसे स्टेट्स को, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, तो बीजेपी के सामने कहीं कोई नहीं टिक रहा है 2014 के बाद से। तो वो अखिलेश ही क्यों, उस फहरिस्त में तो फिर राहुल गांधी भी हैं, उस फहरिस्त में तो फिर अरविंद केजरीवाल भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल कहाँ टिके थे बीजेपी के सामने? भले विधानसभा चुनाव वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो वो नहीं टिक पाए। उस फहरिस्त में सारे विपक्ष के नेता हैं, उस फहरिस्त में अकेले अखिलेश नहीं है। दूसरी बात, अखिलेश यादव को मैं उस राजनेता के तौर पर देखता हूं जो, देखिए, गलती राजनीति में होती है तभी आपको हार का सामना करना पड़ता है। वो गलती अखिलेश यादव से भी होती है और किसी भी राजनेता से होती हैं वो गलतियां। 2015 में बीजेपी बिहार का चुनाव लड़ रही थी, प्रचंड उरूज के बाद वो चुनाव हो रहे थे बीजेपी के, लग रहा था कि बीजेपी अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। हुआ क्या? लालू नीतीश ने गठबंधन किया, 170-80 सीटें जीत लगे वो बिहार में, 160 प्लस थी, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है। तो अखिलेश यादव से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जब भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम लोग याद करेंगे तो ऐसे राजनेता के तौर पर याद करेंगे जो सत्ता में बीजेपी को रोकने के लिए, या सत्ता में जो भी पार्टी बैठी उसको रोकने के लिए उन्होंने गठबंधन के लिए उदार हृदय दिखाए। चाहे वो 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात हो, चाहे 2019 में मायावती के साथ गठबंधन की बात हो, चाहे 2022 में छोटे छोटे दलों के साथ एक नए प्रकार के प्रयोग की बात हो जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया। तो अखिलेश वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे वो बीजेपी को हरा सके। और मैं कह रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर का वोटर इन्फॉर्म्ड वोटर है, उसको पता है कि हर मुमकिन कोशिश कौन कर रहा है और उस आधार पर वो अपने फैसले ले रहा है। इसीलिए हमने पाया कि अखिलेश यादव के साथ इतना बड़ा वोटर समूह जुड़ा जो कि कभी समाजवादी पार्टी के इतिहास में नहीं जुड़ा था। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव, आप जहां तक जमीनी नेता की बात है, आप देखिए ना न्यूज चैनलों पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के किस नेता का जिक्र आप रोज करते हैं? हम रोज किस नेता का जिक्र करते हैं? रोज हमारे पास अखिलेश यादव की एक बाइट है, रोज वो किसी शादी के समारोह में है, रोज वो किसी अपने विधायक से मिलने जेल जा रहे हैं, चाहे वो इरफान सोलंकी हो चाहे जो हो, रोज वो किसी दुर्घटना घटना हो रही है तो वहां पुछार कर, जिसको भोजपुरी में पुछार करना होता है, वो करने जा रहे हैं। तो ये राजनीति तो यही है ना जो परंपरागत राजनीति हम लोग देखते आए हैं। खबर में बने हुए हैं अखिलेश यादव, और ये खबर में बने रहना अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर इसको वो जो वैचारिक उसके ऊपर कवर है, जिसको वैचारिक वर्क अगर वो बढ़िया से लगाकर, जिस पर वो चल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे उन नेताओं का साथ उन्होंने लिया है जो नेता काशीराम की परंपरा से निकले हुए नेता हैं, और हार जीत अपनी जगह रजत, लेकिन लंबे अरसे से जो नेता राजनीति कर रहे हैं उन्हें समाज की समझ है, वो जान रहे हैं कि समाज का टेम्परामेंट किस दिशा में जा रहा है। ये बहुत आसान है ये कह देना किसी चुनावी परिणाम के बाद कि इन्होंने ये गलतियां तमाम की, लेकिन आप सोचिए ना, जब 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो एक बार सबके मन में तो ये लग रहा था कि अखिलेश यादव बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ये सवाल सबके मन में था, और ये सवाल तमाम बड़े वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ चुनावी विश्लेषक, ये सब लोग उठा रहे थे कि अखिलेश यादव एक अच्छी लड़ाई लड़। कोई आंकड़ा नहीं लगा पा रहा था कि बीजेपी कितनी सीटें ले आ पाएगी। जी, ये कोई ये नहीं तय कर पा रहा था कि बीजेपी बहुमत से कितना आगे निकल जाएगी या बहुमत से कहीं पीछे न रह जाए, इस तरह की भी चर्चाएं थी। लेकिन वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया, वो बात अपनी जगह, उस पर जब हम कभी उस पर चर्चा करेंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का हम जो जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति में पर्याप्त मैच्योरिटी दिखाई है और बेहद सुलझे हुए राजनेता हैं जो हमेशा नए तरह के वैचारिक थॉट के साथ। अब देखिए वो तेलंगाना जाकर थर्ड फ्रंट बनाने की कार्रवाई में शामिल है। जी, वो अपने आप को एक नेशनल लीडरशिप में स्थापित कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं?
जैसे हम लोग ये विवेचना कर रहे थे ना किसी एक दिन की, इसका फायदा उत्तर प्रदेश में क्या है? इसका फायदा उत्तर प्रदेश में ये है कि अखिलेश यादव खुद को प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं कि वो नेशनली भी बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन पर भरोसा जताइए कि वो एक नेशनल फ्रंट ऐसा बना रहे हैं जो पश्चिम बंगाल से शुरू होता है और तेलंगाना तक जाता है, बिहार इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, और उस फ्रंट में वो उस फ्रंट के ताकत से वो बीजेपी को रोक पाएंगे, और इसलिए वो लोगों के सामने ये नैरेटिव पेश कर रहे हैं। और हम लोगों ने वो खबर भी ब्रेक की थी जब अखिलेश ने इशारा किया था कि वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब देखिए, किसी भी राजनेता को, अगर अखिलेश यादव तो विपक्ष में आ गए थे 2022 के रिजल्ट के बाद, उनको क्या पड़ा था उत्तर प्रदेश अपनी लोकसभा सदस्यता को छोड़कर उत्तर प्रदेश में विधायक बनने का? उनको तो इस बात की कोई जरूरत नहीं थी ना। लेकिन ये होता है फ्रंट से लड़ाई लड़ने का मादा दिखाना, कि भाई अब तो हमने तय कर लिया है कि हम पहले आपसे लड़ेंगे, यहीं लड़ेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव जब आएगा तब तक हम 2 साल माहौल बना पाएंगे। अखिलेश यादव फिलहाल वही माहौल बनाने का काम कर रहा है, जिसमें उनकी पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि उनका 37% वोट जो उन्होंने विधानसभा में पाया है वो बढ़ के 45-40 न भी जाए तो बीजेपी को वो एक ऐसा चैलेंज दे सके जिससे बीजेपी की सीटें घटे। अगर इसी तरह का रिजल्ट अखिलेश यादव ने 2024 में दे दिया तो जैसा कुल भाई अपने विश्लेषणों में बताते हैं, अभी उनके पास वक्त नहीं था तो वो हमारे साथ लगातार नहीं बने रह सके, तो 20 से 25 सीटें बीजेपी को नुकसान होती नजर आ रही हैं अभी के उनके जो विधानसभा चुनाव में जो उनको वोट मिला है अखिलेश को, उस लिहाज से। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी लेना है, जो आप बात कह रहे हैं उसमें मैं एक बात ये भी जोड़ता हूं कि 16 सीट तो पहले ही बीजेपी माइनस में, अगर जो वोट मायावती का है जिस पर अखिलेश यादव की नजर है और बीजेपी का भी वोट है, अगर वो वोट वो अपने साथ रखने के में सफल होते हैं तो 16 सीटें तो उनके लिए वैसे ही आसान दिख रही हैं, जहां पे उनकी पार्टी के लोग ने चुनाव जीता और मायावती के गठबंधन के तहत मायावती के 10 सांसद बने। नावे सिको जी, आखिरी सवाल है इस आज के शो का कि आपको क्या लगता है, जो एक बहुत बेसिक सवाल हमेशा उठाया गया इस बीच में, कि क्या अखिलेश के साथ यानी कि यादवों के साथ दलित जा पाएंगे, क्योंकि यादव वो कम्युनिटी रही है जो बहुत ही एक तरीके से डोमिनेटिंग कास्ट रही है, और क्या दलित उनके साथ जाकर वोट करेंगे एक साथ? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 2019 में भी यही चीज नहीं हो पाई ऐसा कहा गया। नावेद जी। बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उम्मीद इतनी जरूर है कि दलित वोट बटेगा, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि कुछ रुझान जो है दलित समाज का समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। जैसे कि मैनपुरी कतौली वगैरह चुनाव में जो कैलकुलेशन बताता है कि दलितों ने समाजवादी पार्टी को दिया, ये बात नजर आ रही है, लेकिन ज्यादा नहीं। मेरा मानना है कि 20-25% बहुत बड़ा लक्ष्य है समाजवादी पार्टी के लिए दलितों को अपने विश्वास से जोड़ने का। लेकिन ये नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि यादव और के साथ में दलित समाज का कम्युनिटी कहीं ना कहीं कोई तालमेल बन नहीं पाता है पूरे तरीके से। लेकिन हाँ, सेंधमाली अखिलेश यादव कर सकेंगे और मायावती को बहुत एग्रेसिव करके इतना कर सकेंगे कि कुछ मायावती की झोली में वापस उनका वोट आ जाए, वही उनके लिए फायदेमंद है। मैं एक चीज अमीश भाई की बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बात कह दी, बस उस पर बहुत कम समय में बात करूंगा कि अखिलेश यादव ने जो अब ये फैसला लिया है और बड़े सख्त कदम उठाया, और अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई और सामाजिक न्याय, इसको कुछ भी कह दीजिए, जिस अखाड़े में ये आए अब ये पीछे नहीं जाए और इसको रफ्तार से इसमें ये डटे रहे। देखिए होता क्या है कि जैसे वो कुश्ती होती है, कबड्डी होती है, तो उसमें ये नहीं होता कि कोई खिलाड़ी उसमें 80 किलो का है, कोई 20 किलो का है, दोनों बराबर के होते हैं। ये वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा हिंदुत्व के ब्रांड है। योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी लोकप्रियता है, बड़ा विश्वास है, उनको हिंदुत्व का, सनातनियों का रक्षक माना जाता है, और राम मंदिर बनने जा रहा है, बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, तमाम मुद्दे भी हैं। ऐसे माहौल में अगर वो आ ही गए हैं कि धर्म के सामने जाति का हथियार लेकर, तो फिर वो डटे रहे। और ये मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक 20 किलो का खिलाड़ी और एक 80 किलो का, फिर आप उस शिद्दत से, जिस शिद्दत से एक सनातनियों को एकजुट करने के लिए योगी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो कुछ विकास कार्य भी कर रहे हैं, बयान भी देते हैं और हिंदुत्व की एकता की बात करते हैं, और बड़ा ब्रांड है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ जी के हिंदुत्व के आगे अगर अखिलेश यादव जाति का हथियार उठा रहे हैं, तो हल्का फुल्का अगर हथियार होगा उनका, तो वो बिल्कुल धराशाही अखिलेश यादव जी हो जाएंगे। और क्योंकि योगी जी को बहुत ये मान के चलिए कि वो हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड है उत्तर प्रदेश में, उनके सामने
अखिलेश यादव अगर जाति के मर्म को लाए भी हैं, विमर्श को लाए भी हैं, तो बड़े शिद्दत से लाए, आक्रामक होके आए, तभी ये लड़ाई पॉलिटिकल हो पाएगी, नहीं तो अखिलेश को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम लेकिन अमित जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, चलते चलते की बड़ी चर्चा हुई इन सबके बीच, लोगों ने कहा कि एक तरीके से क्या कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव, जो हम बात कर रहे हैं कि शुरू में, कि अखिलेश यादव जमीन पर नहीं आते हैं, उन्होंने बहुत लेट यात्रा शुरू की। अब आप अखिलेश यादव को देखें तो जमीन पे उतरते हैं वो, आपको वो कहीं चाट फुल्की खाते नजर आ जाएंगे, जो आप बात करते कभी शादी विवाह में नजर आ जाएंगे। आपने कहा कि वो जो लोगों का हालचाल लेने, जो एक तरीके की वो राजनीति है जो आपको दिखती है, पारंपरिक राजनीति, वो भी करते दिख रहे हैं, मुद्दे पर भी दिख रहे हैं। और ऐसा है कि जो पिछले चुनाव में कहा गया कि अखिलेश यादव अकेले दिख रहे थे, उन्होंने कई पॉकेट में नेता भी खड़े करने की कोशिश की। अब वो चाहे इंद्रजीत सरोज हो, चाहे वो लालजी वर्मा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, अब शिवपाल यादव भी आपको दिखेंगे, धर्मेंद्र यादव भी दिखेंगे, जयंत चौधरी भी आपको दिखेंगे, और अब आपको चंद्रशेखर भी दिखेंगे। तो अखिलेश अपने आप को एक तरीके से एक लीडर की तरह से वो लोगों को बांट रहे हैं काम। आपको क्या लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि अब इस पर टिके रहें, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि उनको टिकना इस पर जरूरी है? अमित जी। जी रजत, देखिए अखिलेश यादव, वही जो मैं अपनी उसी पुरानी बात को इसमें दोहराते हुए कुछ नई बातें ऐड करूंगा कि अखिलेश यादव टिके हुए ही नहीं बल्कि बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं इस बार। और जो पिछली बार हम ही लोगों ने अपने तमाम आर्टिकल्स में और तमाम डिबेट्स में ये सवाल किए थे कि अखिलेश कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, अखिलेश ने देर से शुरुआत की है। होता क्या है कि जब आप देर से शुरुआत करते हैं तो आप पूरा महफिल का पूरा माहौल सेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ता है किसी भी चीज में विजय हासिल करने के लिए। तो इस बार अखिलेश यादव ने काफी अर्ली स्टांस लिया है, और आप देखिए कि उनके इस अर्ली स्टांस से बीजेपी में एक असहज स्थिति है, जो हम कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी की जो सवर्ण लीडरशिप है उसको खामोश रहने के लिए कह दिया गया है कि आप इस विवाद में नहीं बोलेंगे। और जो बीजेपी के पिछड़े लीडरशिप है, दलित लीडरशिप है, वो आके इस बात पर बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी में लीडरशिप का क्या मतलब है? बीजेपी में लीडरशिप का मतलब है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, देश में पीएम मोदी, अमित शाह जी। अगर इन लोगों का कोई बयान नहीं आता है तो उसका मतलब आप बीजेपी में किसी से भी बयान दिलवाते रहिए, जनता को समझ में नहीं आती है बातें, क्योंकि बाकी किसी भी नेता में मादा नहीं है बीजेपी के जो अकेले दम पर सिनेरियो चेंज करे। ये नेता, जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, वो जैसे अमित शाह स्ट्रेटेजिशियन है, पीएम मोदी का अपना ब्रांड वैल्यू है, जो अभी भी हमने मूड ऑफ नेशन सर्वे कराया तो हमने देखा कि उनके आसपास कोई नहीं टिक रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। इन नेताओं का अगर रिएक्शन नहीं आएगा ऐसे मुद्दों पर, तो जो वोटर समूह है वो जरूर कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंचेगी कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की वो क्यों नहीं बोल रही है। जेपी नड्डा बोल देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी बोल देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है जब तक योगी आदित्यनाथ जी इस पर नहीं बोलेंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव ने इस नब्ज को पकड़ा है। उन्होंने कहा है कि योगी जी, हम तो आपसे सुनना चाहते हैं कि इस चौपाई की व्याख्या करके बताइए कि क्या अखिलेश यादव शूद्र हैं, और विधानसभा में करके बताइए। तो आप सोचिए कि किस तरह से अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी दुविधा में है कि इसको बोले तो क्या बोले। ऐसे मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अगर इस राजनीति को अपने इस वैचारिकी के साथ, और जो जमीन के ग्राउंड के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, लोगों की नौकरियां, तमाम जो घोटाले हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, नियुक्ति के घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें जो है, ये आरोप लग रहा है प्रशासन के ऊपर कि वो कार्रवाई कर रहा है चुन चुन के सेलेक्टिव लोगों पर, इस तरह के मुद्दों को अगर अखिलेश यादव मुखरता से उठाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें किसी इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि उनका कोई माइनॉरिटी वोट उनसे खिसकने जा रहा है। उनको एड ऑन ही होने जा रहा है। बिल्कुल, जो बात कह रहे हैं अमित जी, आपको दिया है आज एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि वो एक टालने का ही तरीका कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि जब मौका आएगा तब अखिलेश यादव को इस बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस चर्चा का जो सार रहा है वो हम आपको बता दें। इस चर्चा की सार ये है कि अखिलेश यादव ने एक लाइन पकड़ी है जिससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मायावती भी असहज है, और मायावती का असहज होना भी यहाँ अखिलेश यादव के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर मायावती वोट तोड़ती है बीजेपी का तो उसका भी फायदा
अखिलेश यादव को सकता है। एक बात मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये कहा जाता है सेफोलॉजी है उसमें कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको जिससे चुनाव जीतना है उसके वोट तोड़ने पड़ेंगे। यानी कि अगर बीजेपी 50% है और उसमें से अगर 5% वोट अखिलेश तोड़ते हैं तो वो 10% है। उसका ये है कि बीजेपी 5% घटेगी और अखिलेश यादव 5% बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला बीजेपी ने किया और बीजेपी आज 50% पर है। अगर मायावती भी उसमें से वोट तोड़ती हैं बीजेपी से तो उसका फायदा भी अखिलेश यादव को हो सकता है। हालांकि जो मायावती ने ट्वीट किए वो ये बताता है कि अखिलेश यादव की ये जो अभी आक्रामक राजनीति है उससे ना सिर्फ बीजेपी बल्कि मायावती भी एक तरीके से सकेते में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नावेद जी। अमीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी तमाम जी पोल का रिजल्ट भी हमें बताना है दर्शकों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मैं चाहूंगा कि आप ही बताइए, क्योंकि मैं किस तकनीकी कारणों की वजह से देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ अपने दर्शकों को कि हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि मायावती को छोड़कर क्या दलित देंगे अखिलेश को वोट। काफी बड़ी संख्या में दर्शकों ने हिस्सा लिया और बड़ा रोचक है। रजत 67% लोगों को लगता है कि हाँ दलित अखिलेश का साथ देंगे और 33% लोगों को लगता है कि अखिलेश का साथ नहीं देंगे। यानी अखिलेश यहाँ पर तो लीड लेते नजर आ रहे हैं। रजत बिल्कुल, तो मतलब जो एक तरीके से हमने जिसका जवाब दिया कि हमारे पोल में तो फिलहाल ये नजर आ रहा है कि दलित जो है वो अखिलेश यादव को वोट देते नजर आएंगे। जो हम बात कर रहे थे कि मायावती के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं, थोड़ी क्या वो पहले से ही काफी मुश्किलों में है, अब आने वाले चुनाव में वो कितनी मुश्किलों में होंगी ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव कितना वोट तोड़ पाते हैं बीजेपी का, कितनी सीटें निकाल पाते हैं, इसकी भी बहुत चर्चा होगी। अभी हालांकि चुनाव काफी दूरी पर है। तो नावेद जी जो कह रहे थे, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी एक तरीके से समझाया, एक नया नैरेटिव सेट किया कि मायावती क्यों जरूरी है इस पूरे राजनीति में। साथ ही साथ अमीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी तमाम दर्शकों का सुविधा जो शुक्रिया जो आप हमें वोट देकर बताते भी हैं कि किस तरीके से राजनीति चल रही है। साथ ही साथ आप अपने विचार भी हमारे साथ साझा करते रहते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सीधा सोमवार को, तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।